हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने IS-23 बोरिंग कॉस्ट से पर्टेनिंग ICAP के एक पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है और 8 मार्क की वेटेज है सवाल की। तो स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं सवाल को। कहता है बुलान पाकिस्तान लिमिटेड is planning to commence construction of a warehouse on 1st January 2023 and is expecting to complete it by 30th November 2023. The management want to ascertain the borrowing cost that can be included in the cost of the warehouse. एक कंपनी हमारे पास बुलान पाकिस्तान लिमिटेड जो कि एक वेयरहाउस की कंस्ट्रक्शन प्लान कर रही है 1 जनवरी 2023 पे और एक्सपेक्टेड है कि ये 30 नवंबर 2023 पे कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि बोरिंग कॉस्ट का अमाउंट कितना कैपिटलाइज होगा वेयरहाउस की कॉस्ट में। Relevant details are as follow. Expected payment relating to the construction of the warehouse will be as follow. कॉन्ट्रैक्टर का पहला बिल 1 Feb 23 पे किया जाएगा 40 मिलियन, दूसरा बिल 1 अप्रैल 2023 पे किया जाएगा 120 मिलियन, तीसरा बिल 1 सितंबर 2023 पे किया जाएगा 100 मिलियन और लास्ट बिल 1 दिसंबर 23 पे किया जाएगा 90 मिलियन, यानी कि इन टोटलिटी 350 मिलियन की पेमेंट होगी 1 Feb, 1 अप्रैल, 1 सितंबर और 1 दिसंबर पे। आगे कहता है द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। हम इस प्रोजेक्ट को इन सोर्सेज से फाइनेंस करेंगे। स्पेसिफिक लोन ऑफ ₹350 मिलियन एट 16% पर एनम टू बी ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी 2023। द प्रिंसिपल विल बी पेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। एक हमने 350 मिलियन का स्पेसिफिक लोन लिया, यानी कि स्पेसिफिक बोरिंग की 16% मार्कअप है और लोन लिया हमने 1 जनवरी 2023 पे। ये लोन हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है इंटरेस्ट के साथ, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट की पेमेंट स्टार्ट होगी अगले साल 1 जनवरी 2024 से। और इसके अलावा कहता है कि विड्रॉल टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। द फैसिलिटीज विल बी यूज टू फाइनेंस अदर नीड्स ऑफ द कंपनी एंड डिटेल ऑफ द फैसिलिटीज आर एज फॉलो। इसके अलावा हमारे पास 2 रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज़ हैं, बैंक ए और बैंक बी से, यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। दोनों बैंक की लिमिट है 300 मिलियन, 350 मिलियन। दोनों बैंक की लिमिट में एवरेज बैलेंस फॉर 2023, यानी कि पूरे साल का एवरेज बैलेंस है 220 मिलियन और 280 मिलियन, और दोनों पे हमें इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 13.7 और 14.6%। आगे कहता है द सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 10% पर एनम। जो भी हमारे सरप्लस फंड है वो 10% पे इन्वेस्ट होंगे इंटरेस्ट इनकम के लिए। The construction work is expected to be suspended for the entire month of June 2023 due to usual monsoon rains। कह रहा है जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो जून के महीने में सस्पेंडेड रहेगी, लेकिन यूजुअल मानसून रेन्स है, यानी कि ये सीजनल रेन्स है, कोई अनएक्सपेक्टेड रेन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सीजनल रेन, यूजुअल मानसून रेन की वजह से जो एक महीना एक्टिविटीज सस्पेंड भी हो रही है, ये कोई एबनॉर्मल डिले नहीं है, ये नॉर्मल डिले है। इस पीरियड को भी, इस महीने को भी हम पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन कंसिडर करेंगे। अब आगे में रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ वेयरहाउस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इफ ऑल द पेमेंट विल बी मेड फ्रॉम द स्पेसिफिक लोन ओनली एंड इफ ऑल द लोन विल बी मेड फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ओनली। कह रहे हैं आपने कि बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करना है। 2 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज, 2 इंडिपेंडेंट केसेस है। केस 1 है कि हम सारी पेमेंट स्पेसिफिक बोरिंग से करें, केस 2 है कि हमने सारी पेमेंट रनिंग फाइनेंस यानी कि जनरल बोरिंग से करनी है। तो एक दफ़ा इस सवाल को अच्छे से आप लोग खुद से रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं सवाल को। स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 बुलान पाकिस्तान लिमिटेड। सबसे पहले हम एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 2023 के साल के लिए एक पूरा टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया है, जो कि 1 जनवरी 23 पे स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 2023 पे एंड हो रहा है। अब पहले यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर्स को प्लॉट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इनफ्लोज हैं वो या तो स्पेसिफिक बोरिंग से आएंगे या जनरल बोरिंग से आएंगे। देखिए अगर हम एक्सपेंडिचर्स को प्लॉट करें कि कौन कौन से दिन पे हमने एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट की है, तो सबसे पहले हमने पेमेंट की है 1 Feb पे 40 मिलियन। तो 1 Feb पे मैं 40 मिलियन की पेमेंट को प्लॉट करता हूँ। उसके बाद हमने सेकंड पेमेंट की है 1 अप्रैल पे 120 मिलियन। तो 1 अप्रैल पे हम 120 मिलियन की पेमेंट को प्लॉट करते हैं। फिर हमने पेमेंट की है 1 सितंबर पे 100 मिलियन। तो 1 सितंबर पे हम 100 मिलियन की पेमेंट को प्लॉट करते हैं। और लास्ट पेमेंट हमने की है 1 दिसंबर पे 90 मिलियन। तो 1 दिसंबर पे 90 मिलियन की पेमेंट।
तो जो 4 एक्सपेंडिचर की पेमेंट्स की उनको मैंने प्लॉट कर लिया। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई सर? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 जनवरी 23 पे और कंस्ट्रक्शन एंड हुई 30 नवंबर 23 पे। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और 30 नवंबर पे एंड हो रही है, यानी कि जो दिसंबर का महीना है सर ये हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन नहीं है। फिर इन्होंने ये भी बताया था कि जून के महीने में हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सस्पेंडेड थी, लेकिन यूजुअल मानसून रेन की वजह से थी, और यूजुअल मानसून रेन की वजह से अगर ये सस्पेंडेड भी थी तो हम इस पीरियड का भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। ये 1 महीना भी हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि ये कोई एबनॉर्मल डिले नहीं है, ये नॉर्मल डिले आया है, यूजुअल मानसून रेन हो रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई 1 जनवरी 23 से यहाँ पे, लेकिन हमने पहला खर्चा कब किया है? 1 फरवरी 23 पे। हमें मालूम है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होती है जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन प्रोसेस हो, बोरिंग कॉस्ट लग रही हो और एक्सपेंडिचर इनकर हुआ हो। अब हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट कर दी, हो सकता है लोन भी यहाँ पे ले लिया हो, लेकिन खर्चा पहला कब किया है? 1 फरवरी पे। तो इसका मतलब है कि जो जनवरी का महीना है इस महीने में भी हमारे पास बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रही होगी। तो ये हमने एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट को प्लॉट कर दिया। अब हम अगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 1 को देखें तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने कहा है कि हमें अगर सारी पेमेंट स्पेसिफिक लोन से करनी हो तो मैं स्पेसिफिक लोन को प्लॉट करता हूँ, जो हमारी स्पेसिफिक बोरिंग्स है। स्पेसिफिक बोरिंग के पॉइंट में कहता है कि हमने 350 मिलियन का लोन लिया था 16% मार्कअप पे 1 जनवरी 23 पे, और फिर लोन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में टुगेदर विद इंटरेस्ट पे होगा अगले साल से 1 जनवरी 24 से। तो हमारे पास सिर्फ 350 मिलियन का एक लोन का इनफ्लो आ जाएगा डे 1 पे, और इसमें मार्कअप कितना है? इसमें मार्कअप है 16%। तो मैं यहाँ 16% प्लॉट कर देता हूँ। अब अगर हम सरप्लस फंड कैलकुलेट करें, देखिए 1 जनवरी 2023 पे आपके पास 350 मिलियन आए, 1 जनवरी पे आपने कुछ भी पे नहीं करना, तो पूरे 350 सरप्लस फंड थे। 1 महीने बाद आपने 40 की पेमेंट करनी है, तो 350 से जब आप 40 की पेमेंट करोगे तो आपके सरप्लस फंड 310 रह जाएंगे। फिर 2 महीने बाद आपने 120 की पेमेंट करनी है, जब 310 से 120 की पेमेंट करोगे तो 310 माइनस 120 ये आपके पास 190 रह जाएगा। फिर आपने 4-5 महीनों के बाद फर्दर 100 की पेमेंट करनी है, 100 की पेमेंट करोगे तो सरप्लस फंड आपके 90 रह जाएंगे, और फिर आपने लास्ट 90 की पेमेंट करनी है तो आपके सरप्लस फंड 0 हो जाएंगे। तो ये मैंने एक्सपेंडिचर्स, स्पेसिफिक बोरिंग के पैसे और सरप्लस फंड के हवाले से एक टाइमलाइन बना ली। अब मैं सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 1 के तहत अगर स्पेसिफिक बोरिंग है उस हिसाब से सवाल को सॉल्व करता हूँ। सर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग, तो सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग आ जाएगा। सर स्पेसिफिक बोरिंग का अमाउंट है 350 मिलियन, 16% का इंटरेस्ट रेट है, तो 350 मिलियन इंटू 16%, कितने महीनों के लिए? इवन दो कि लोन हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है, लोन हमने यहाँ पे लिया है, लेकिन कैपिटलाइजेशन पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 10 महीने हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन है। तो 350 इंटू 16% इंटू 10/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 46.67। अब इससे हम लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम ऑन सरप्लस फंड। अब देखिए इंटरेस्ट इनकम ऑन सरप्लस फंड कितनी है? डे 1 पे आपके सरप्लस फंड 350 है, और 1 महीने तक आपने 350 के सरप्लस फंड इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन शुरू का 1 महीना आपका पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन नहीं है। तो जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उसी पीरियड में सरप्लस फंड पे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं कर सकती, तो मैं इस 1 महीने को कंसिडर नहीं करूंगा। फिर हमारे पास सरप्लस फंड है 310 का, जिसे हम 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे और फिर 120 की पेमेंट करेंगे। तो 310 पे हमें सरप्लस फंड पे इनकम आएगी, और इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट था 10%। तो 310 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये आ जाएगा 5.17। फिर हमारे पास 120 की पेमेंट हुई, 120 की पेमेंट के बाद सरप्लस फंड रह गया 190, कितने अरसे के लिए? 1, 2, 3, 4 और 5 महीनों के लिए। तो 190 को हम इन्वेस्ट कर देंगे 10% पे 5 महीनों के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.92। फिर हमने 190 में से 100 की पेमेंट की, तो सरप्लस फंड रह गए 90, कितने अरसे के लिए? 1, 2 और 3, और उसके बाद 90 की पेमेंट, तो सरप्लस फंड 0। तो हमारे पास
90 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.25। तो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग से आप इंटरेस्ट इनकम और सरप्लस फंड रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, दैट इज 31.33। ये आ गया हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग। अब सवाल का जो सेकंड पार्ट है जिसमें ये कहा है कि अगर आप इस क्वालिफाइंग एसेट को सिर्फ जनरल बोरिंग यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस करते तो आपकी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज क्या वर्कआउट होती। अब जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए, क्योंकि हमें सवाल में दो फाइनेंस फैसिलिटी दी है, बैंक ए और बैंक बी, तो हमें इन दोनों का एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना होगा। तो मैं इसके लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन के रेट के लिए मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया जिसमें हमारे पास सबसे पहले बैंक, तो दो बैंक है हमारे पास, बैंक ए और बैंक बी। दोनों बैंक से विड्रॉल या ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी है, 300 मिलियन और 350 मिलियन। ये सिर्फ मैं प्लॉट कर रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हम लिमिट के अमाउंट को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमने कितना अमाउंट यूटिलाइज किया। लिमिट के बाद हमारे पास 2023 का एवरेज बैलेंस अवेलेबल है कि 2023 का एवरेज बैलेंस कितना है दोनों बैंक का, 220 और 280, तो 220 और 280। अब देखें ये जो 220 और 280 का एवरेज बैलेंस है ये पूरे साल का बैलेंस है, लेकिन हमें चाहिए एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड और इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड। तो साल के 12 महीनों में से कैपिटलाइजेशन पीरियड हमारा 10 महीनों का है, तो मैं एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए 220 को 10/12 कर देता हूँ और 280 को 10/12 कर देता हूँ। तो अगर 220 को 10/12 करें तो ये नंबर आता है आपके पास 183.33 और 280 को 10/12 करें तो ये नंबर आता है आपके पास 233.33। फिर इन्होंने हमें दोनों बैंक्स के इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं 13.7 और 14.6, तो 13.7% और 14.6%। अब इन दोनों बैंक के लोन का जो एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 183.33 मल्टीप्लाई बाय 13.7%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25.11 या 25.12 और 233.33 मल्टीप्लाई बाय 14.6%, तो ये आ जाएगा 34.1 या 34.07%। अब दोनों के एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड का टोटल लेते हैं और इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड का टोटल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 183.33 प्लस 233.33, ये आ गया 416.66 और 25.12 प्लस 34.07, ये आ गया हमारे पास 59.19। अब मैं वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करता हूँ। सर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड जो भी जनरल बोरिंग्स आ रही हैं उनके इंटरेस्ट का टोटल न्यूमिनेटर में, तो यह है हमारे पास 59.19 और डिनोमिनेटर में जो भी हमारी जनरल बोरिंग्स हैं उनका एवरेज बैलेंस का टोटल, तो यह आ जाएगा 416.66। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस 59.19 डिवाइडेड बाय 416.66, हमारे पास वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गया 14.2%। अब वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गया तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन केस ऑफ जनरल बोरिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने के लिए आपको सरप्लस फंड या स्पेसिफिक बोरिंग के नंबर्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एक्सपेंडिचर्स के नंबर को देखें। सबसे पहले हमने 40 की पेमेंट की है और ये 40 की पेमेंट 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद 120 की पेमेंट हो गई है, तो यानी कि 40 की अमाउंट पे 14.2% से 2 महीनों का इंटरेस्ट वर्कआउट होगा। फिर 2 महीनों तक इस 40 के अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ, उसके बाद हमने 120 की फर्दर पेमेंट की। जब आपने 120 की फर्दर पेमेंट की तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 160 की अमाउंट पे 14.2%। कितने महीनों के लिए सर? 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 5 महीनों के बाद हमने 100 की फर्दर पेमेंट करनी है। तो 160 के अमाउंट पे 14.2
5 महीनों के लिए। फिर इसके बाद हमने फर्दर 100 की पेमेंट की, तो हमारा जो टोटल लोन यूटिलाइज्ड अमाउंट हो गया 160 यहाँ तक था, 40 + 120 और फिर फर्दर 100, तो ये हो गया 260। तो 260 मल्टीप्लाई बाय 14.2%, कितने अरसे के लिए 260 के अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? 1, 2 और 3। इसके बाद अब हमने 90 की पेमेंट की है, लेकिन हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ तक कैपिटलाइज होगा 3 महीनों के लिए। तो 260 के अमाउंट पे 14.2% के हिसाब से 3 महीनों का इंटरेस्ट। इन तीनों को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये बनता है 0.95, ये बनता है 9.47 और ये बनता है 9.23। इन तीनों का टोटल अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 19.65। तो ये आ गया हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 31.33 और जनरल बोरिंग के केस में हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 19.65। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को, आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।